जब आप पाइथन में इफ, फॉर या डेफ को यूज कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि ये कीवर्ड्स इतने स्पेशल क्यों हैं? या क्या मैं इन कीवर्ड्स को वेरिएबल्स की तरह यूज कर सकता हूँ? अब अगर मैं बात करूं ऑपरेटर्स की, तो डबल इक्वल और इज ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? नॉट ऑपरेटर को कब यूज करना है? या डिवाइड, फ्लोर डिवाइड और मॉड्यूलो ऑपरेटर हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं। तो डोंट वरी, ये वीडियो इन सब डाउट्स को क्लियर करेगा सिंपल एग्जांपल्स के साथ। कीवर्ड एंड ऑपरेटर्स दोनों एक ही जगह, एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स की। तो शुरुआत करते हैं कीवर्ड से। पाइथन लैंग्वेज में सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स हैं कौन कौन से। उसके लिए हम लोग कमांड रन करेंगे, हेल्प कीवर्ड्स। और जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमें कीवर्ड्स की एक लिस्ट शो कर देगा। ये जो आप देख रहे हैं, फॉल्स, नन, ट्रू एंड एटसेट्रा, ये हमारे कीवर्ड्स हैं पाइथन लैंग्वेज के। ये कीवर्ड्स होते क्या है? ये एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज में, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। और पाइथन लैंग्वेज यूज करता है इन कीवर्ड्स को अपना स्ट्रक्चर और सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए। अब क्योंकि ये रिजर्व्ड होते हैं, तो हम इन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते अपना कोई वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन करने के लिए। एक बात और, ये केस सेंसिटिव होते हैं। इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे और उनको यूज भी करेंगे। अब मैं बात करता हूँ ऑपरेटर्स की। पाइथन में जो ऑपरेटर्स हैं, ये स्पेशल कीवर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं, और हर सिंबल का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। या तो वो कुछ कंप्यूटेशन करेगा या फिर वो कंपैरिजन करेगा। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये एक्ट करते हैं वेरिएबल्स पे या ऑब्जेक्ट्स पे। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x प्लस वाई। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये प्लस जो है, ये एक ऑपरेटर है, और x एंड y ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेटर एक्ट करता है। इस केस में ये x और y की वैल्यू को प्लस करके प्रिंट कर देगा। पाइथन में 8 अलग कैटेगरीज के ऑपरेटर्स हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। रिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। और इसमें जो पहले 4 ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये काफी सिंपल से हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से हैं। एक बात मैं डिवीजन ऑपरेटर के बारे में बोलूंगा कि जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं और अगर उसका आंसर फ्रैक्शंस में आता है, तो ये फ्लोटिंग नंबर होता है। और अगर मुझे वही नंबर डिवाइड करना है जहां मुझे सिर्फ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर चाहिए, तो मैं ये डिवीजन फ्लोर यूज करूंगा, जिसको हम डबल बैक स्लैश से रेफर करते हैं। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, जहां पे हम किसी भी नंबर की अगर पावर को रेज करना हो, तो वहां पे हम ये डबल स्टार यूज करते हैं ना। इन सब ऑपरेटर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, वो है मॉड्यूलो ऑपरेटर। जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो ये हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। इंटरव्यूज में भी मॉड्यूलो ऑपरेटर को लेकर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, या कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 7 या 13 या कोई भी नंबर है, उसका अगर मल्टीपल है, तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करके इनको चेक कर सकते हैं। अब बारी है कंपैरिजन ऑपरेटर की, जो दो वैल्यूज को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स बूलियन में रिजल्ट देता है। सबसे पहला है इक्वल टू ऑपरेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्वल साइन से, और ये हमको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स जब दोनों वैल्यूज सेम हो। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स यूज करते हैं, जैसे x इक्वल्स y, तो इस केस में ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक करेगा, और अगर दोनों सेम हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगला है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये एक्चुअली में इक्वल्स टू ऑपरेटर का ऑपोजिट है, और अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगला है ग्रेटर देन, जिसमें वो चेक करेगा कि अगर पहली वाली वैल्यू या पहले वाला ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे वाले से ज्यादा है, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। सेम केस है लेस देन के लिए। नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर पहली वैल्यू या पहला ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू या सेकंड ऑपरेंड, तो वो ट्रू रिटर्न करता है। लेस देन और इक्वल टू भी इसी तर्ज पर काम करता है और चेक करता है कि पहली वाली वैल्यू या पहला ऑपरेंड जो है, वो छोटा है या इक्वल है दूसरी वैल्यू या ऑपरेंड से।
अब तीसरी कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये हम यूज करते हैं जब हम दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और उनके कलेक्टिव रिजल्ट पे हम फिर एक्ट करते हैं। एंड के केस में हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू फॉल्स हो गई तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स हो जाएगा। और के केस में जब हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू हो जाता है। अब इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 7। इसमें मैंने दो कंडीशंस डाली है, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10। जब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होगी तो मेरे को इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा। आई गेट अ ट्रू रिजल्ट हियर। अगर मैं इसको और के लिए चेक करूं तो मैं इसको करूंगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे को फिर से ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है। इस केस में x इज स्टिल ग्रेटर देन 5, तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो वो इस स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा, मेरी ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई है। अब आया तीसरा ऑपरेटर नॉट। जो भी मेरे पास रिजल्ट है इवैल्यूएशन का, अगर मुझे उसे रिवर्स करना है तो मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। इसका बड़ा ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है नॉट ट्रू। सो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जो भी मैंने वैल्यू इसको पास करी है बिकॉज आई हैव पास्ड ट्रू, उसको फॉल्स कर देगा। अब अगर मैं इसको नॉट फॉल्स करता हूं तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और हम इसको यूज करते हैं किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इक्वल्स, इसमें हम x को वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसको राइट हैंड साइड की वैल्यू असाइन होती है। जो सेकंड ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स, इसके अंदर दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहला x की जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 3 ऐड होंगे और सेकंड वो नई वैल्यू x को दोबारा से रीअसाइन हो जाएगी। ये स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की। बाकी के जो नीचे ऑपरेटर्स हैं इन सबका सेम वही एक्टिविटी है। पहले एक वो ऑपरेशन करेंगे, इस केस में माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको x के अंदर रीअसाइन कर दिया जाएगा। अब फिफ्थ कैटेगरी है मेंबरशिप ऑपरेटर की। इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन। ये ऑपरेटर वर्क करते हैं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस हुई स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एटसेट्रा। और हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं टू चेक कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उस सीक्वेंस में, इट कुड बी स्ट्रिंग या लिस्ट में, एग्जिस्ट करती है या नहीं। इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो उस सीक्वेंस में है, और जो नॉट इन ऑपरेटर है वो उसका ऑपोजिट है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ इस स्टेटमेंट पे ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि 5 जो है वो माई लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। इस एग्जाम्पल में ये रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि 7 माई लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस स्टेटमेंट में क्योंकि 9 माई लिस्ट में नहीं है और मैंने नॉट इन ऑपरेटर यूज किया है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अभी जो सिक्स्थ कैटेगरी है ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर की, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। बाय द वे, जब भी मैं किसी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बोलूं तो आप समझ लीजिएगा कि उसको समझने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है और इंटरव्यू में उसके ऊपर कई सारे सवाल भी आने की उम्मीद है। तो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं या दो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल है या नहीं। और जब मैं इक्वल की बात करता हूँ तो मैं उनकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसकी मेमोरी रेफरेंस की, कि ये दोनों वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को या एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं या नहीं। सो इस ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, और इज नॉट ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग मेमोरी एरियाज को रेफर कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। a is equal to 10, b equals to 10, print a is b। अब इस केस में ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है।
नाउ ऑल्दो हमको लग रहा है कि ये दोनों की वैल्यूज जो है सेम है इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट इसका जो पीछे का जो रीजन है वो है प्रिंट आईडी। आईडी एक फंक्शन है जिसको हम कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट पास करें तो उसका एड्रेस देता है। तो अगर मैं बोलूं आईडी ए एंड आईडी बी, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यू नोटिस कि ये दोनों जो एड्रेसेस हैं ये हैं मेमोरी रेफरेंस जहां पे ये 10 स्टोर्ड है, इसीलिए प्रिंट ए इज बी ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब मैं ए की वैल्यू चेंज करता हूं 100 से। अब अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूं तो ए इज बी फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये जो दो एड्रेसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, ये डिफरेंट हो गए हैं और जो स्टेटमेंट ए इज बी है वो इनकी कंपैरिजन कर रहा है। अब मैं ए और बी को एक बहुत बड़ी वैल्यू देता हूं और सेम वैल्यू मैं बी को भी देता हूं। अब देखते हैं ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी उसने सेम एड्रेस लिया है और ए इज बी ने ट्रू रिटर्न किया है। नाउ ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डाइसी है, इसको अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा, पर मैं इसको स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट ना करके मैं इसको टर्मिनल में एग्जीक्यूट करूंगा। पाइथन स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे मैं वही दो स्टेटमेंट्स दोबारा से टाइप करूंगा। a इज इक्वल टू दिस, b इक्वल्स, अब अगर मैं लिखूं प्रिंट a इज b तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये स्टेटमेंट जब हमने स्क्रिप्ट में लिखी थी तो ट्रू रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे इसने सेम एड्रेस दिखाया है मेमोरी रेफरेंस दोनों वैल्यूज के लिए। और टर्मिनल के अंदर ये दोनों अलग अलग वैल्यूज दिखा रहा है। सो इसका रीजन ये है कि पाइथन टर्मिनल में जब हम ये स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइथन इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता, इसीलिए वो इसको दो अलग अलग एड्रेसेस देता है। बट जब मैं यही कोड स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट करता हूं तो पाइथन इसको ऑप्टिमाइज कर देता है और इन दोनों वैल्यूज के लिए वो हमें सेम मेमोरी रेफरेंस दे देता है। इसीलिए ये रीजन है कि प्रिंट ए इज बी का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है जब हम इसको स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट करते हैं और जब हम इसको टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करते हैं। एक बात और, अब अगर मैं बोलूं a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स 20, a इज b, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और इन दोनों की आईडीज भी सेम होंगी। अब ये कैसे है? जब भी हम पाइथन का ये टर्मिनल चलाते हैं तो पाइथन परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए -5 से लेके 256 तक के जो नंबर्स हैं वो उनको ऑलरेडी अपने पास स्टोर करके रखता है। सो अगर आपको कोई भी वैल्यू -5 से 256 तक चाहिए तो पाइथन उसको एलोकेट नहीं करता, वो ऑलरेडी एलोकेटेड है, आपको सिर्फ उसकी रेफरेंस पास हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आप लेते हैं तो उसके लिए पाइथन एक्सप्लिसिटली मेमोरी में एक लोकेशन आइडेंटिफाई करके उस पे वैल्यू डाल के आपको उसकी रेफरेंस पास करता है। इसीलिए जब हम लोगों ने सेम वैल्यू दो अलग अलग वेरिएबल्स को डाली तो हमें अलग वैल्यूज मिली। इन केस ऑफ a एंड b इक्वल्स 20, क्योंकि ये वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड हैं तो हमको ये सेम एड्रेस पे मिली। सो नेट नेट अगर आप a इज b यूज कर रहे हैं फॉर वैल्यूज -5 टू 256 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और इसके अलावा किसी और वैल्यू के लिए यूज कर रहे हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये स्टेटमेंट वैलिड है अगर आप इसको टर्मिनल में चला रहे हैं। अगर आप यही चीजें स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी रिटर्न कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो जब भी आप इस स्टेटमेंट को यूज करें तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। जनरली हम लोग इस इज ऑपरेटर को यूज करते हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए। ये जो मैंने आपको नंबर्स के थ्रू चेक करके बताया है इसके दो कारण थे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, प्लस जो -5 और 256 तक की जो रेंज है उसका बिहेवियर आपको समझ आ जाए। अब सेवंथ कैटेगरी है बाइनरी ऑपरेटर्स की। ये जो ऑपरेटर है ये बिट्स के ऊपर एक्ट करता है। तो पहले हम देखेंगे चार ऑपरेटर्स एंड और एक्सॉर एंड नॉट। सो एंड के केस में अगर हम दो बिट्स को कंपेयर करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 तब होता है जब दोनों बिट्स की वैल्यू 1 हो। और के केस में जब हम दो बिट्स को कंपेयर करते हैं तो किसी भी एक बिट की वैल्यू अगर 1 है तो उसका आंसर जो है वो 1 होता है। एक्सॉर के केस में जब हम दो बिट्स को कंपेयर करते हैं
तो उसका आंसर 1 तभी होता है जब कोई एक बिट 0 और दूसरा बिट 1 होता है। अगर दोनों बिट्स 0 हैं या दोनों बिट्स 1 हैं, तो उसका आंसर जो है वो 0 होगा। नॉट के केस में आप जो भी बिट या सेट ऑफ बिट्स उसको पास करोगे, वो उनको इन्वर्ट कर देगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर के लिए। इस केस में पहले 2 बिट्स जो हैं ये 1 है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट 1 रहेगा। सेकंड केस में भी दोनों 1 है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट 1 है। थर्ड केस में दोनों 0 है, तो आंसर मेरा 0 रहेगा, और फोर्थ केस में जब 0 या 1 है तो 0 रहेगा। अब देखते हैं और के केस में। अब और के केस में मैंने बताया था कि कोई भी एक बिट अगर 1 है तो उसका आंसर 1 होगा। सो इट्स 1 1 0, बिकॉज़ दोनों 0 हैं और 1। अब देखते हैं हम एक्सओर। So it's 1, 1, it's 0, 1, 1 is 0, 0, 0 is again 0, 0, 1 is 1. So इस तरह से हमारे को इसका रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स की। ये है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। सो अगर मेरे पास एक सेट ऑफ बिट्स है या एक बिट है और अगर मुझे उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करूंगा, और उसको कितने पोजीशंस मूव करना है वो मैं उसको ऑपरेटर के बाद वाली वैल्यू से मेंशन करूंगा। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ अगर आप ये कोड देखिए, मैंने x की वैल्यू 12 ली है और ये प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है x की वैल्यू नंबर में 12, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट किया है बाइनरी में या बिट्स में। बाय द वे डोंट वरी, ये फॉर्मेटिंग जो है इसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। दिस बी मीन्स कि इसको मेरे को बिट्स में देना है। ये 8 इंडिकेट करता है कि 8 बिट्स का एक ब्लॉक बनाएंगे, और अगर मेरा जो नंबर है वो 8 बिट्स से कम में आता है तो बाकी की जो रिमेनिंग बिट्स हैं उसको हम 0 से पैड कर देंगे। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है। सो ये पहले 4 बिट्स, ये जो 4 बिट्स 0 0 हैं, ये पैडिंग का पार्ट है, और 12 जो है वो ये मेरी इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। इस स्टेटमेंट में मैं x को राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 2 पोजीशन से। जैसे ही मैंने इसको राइट शिफ्ट किया तो मेरे पास जो ये जो वंस थे, जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे थे, अब ये मेरे पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने सारी बिट्स को राइट शिफ्ट 2 बार किया है। और इसकी वजह से x की वैल्यू जो है अब मेरी वो हो गई है 3। और इस स्टेटमेंट में मैंने x को लेफ्ट शिफ्ट किया है 3 बार। तो अब क्योंकि x ओरिजिनली यहाँ पे है तो वो 3 बार लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, जिससे मेरी जो वैल्यू है x की वो 24 हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट है 2 की बजाय 3 से किया, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, मेरे पास जो गिवन साइज है वो है 8 बिट्स पर बाइट का। अगर मैंने इसको 3 बार राइट शिफ्ट किया तो मेरा ये वाला जो 1 का वैल्यू है, जैसे ही ये 3 बार राइट शिफ्ट होगा तो ये मेरे को बाद में अवेलेबल नहीं होगा। इस स्टेटमेंट में जो ये वाली स्टेटमेंट है, जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा और सारी वैल्यूज दोबारा से मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा 3 बार, तो मुझे सिर्फ सिंगल 1 ही मिलेगा, क्योंकि मेरा ये वाला 1 आउट ऑफ स्कोप हो गया है, तो ये मेरे को दोबारा से नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जब तक मैं चीजें लेफ्ट और राइट मूव कर रहा हूँ वो मेरे पास है, बट अगर कोई वैल्यू बॉक्स से बाहर चली गई तो मैं उसको दोबारा अंदर नहीं ला सकता। हम ये बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं यूज करते हैं टू मैनिपुलेट फ्लैग्स। जैसे कि आपको प्रोग्राम में सेटिंग्स होती हैं, साउंड ऑन और ऑफ, और से म्यूजिक ऑन और ऑफ। हम ये सब वैल्यूज एक ही इंटीजर की इंडिविजुअल बिट्स में मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमको स्पेस भी सेव होता है। इसके अलावा हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं फास्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, खासकर वहां जहाँ हमें पावर ऑफ 2 के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। एक और एरिया है बिट मास्किंग, जहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स को भी यूज करते हैं। इसके अलावा लो लेवल प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कॉमनली यूज होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इसको थोड़ा सा लिमिटेड यूज में रखते हैं। अब हम आते हैं आखिरी कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स, जो कि है टेर्नरी ऑपरेटर। हम टेर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं किसी एक कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए, और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम कोई एक वैल्यू, ये ट्रू या फॉल्स भी हो सकती है या कुछ और वैल्यू होती है, हम उसको रिटर्न करते हैं।
और ये जो एक्सप्रेशन है जो हम चेक करके वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसको हम एक ही लाइन में मेंशन करते हैं यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस स्टेटमेंट में 5 इज लेस देन 7 इज द कंडीशन जो कि ट्रू हो रही है। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये टर्नरी ऑपरेटर 10 को रिटर्न करेगा, नहीं तो वो 20 को रिटर्न करेगा। तो इस केस में इट रिटर्न्स 10। सो इसी के साथ मैं ये सेशन कंक्लूड करता हूँ, बट बिफोर आई से गुड बाय मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हुए मैंने एक टर्म यूज करी थी बिट मास्किंग की। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसके बारे में गूगल करें या चैट जीपीटी को यूज करके उस पे प्रॉम्प्ट्स लिखें, जैसे व्हाट इज बिट मास्किंग, how we can implement bit masking in Python, what are the use cases of bit masking। अगर आप इस तरह के कुछ प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी पे टाइप करेंगे तो आपको और बहुत ही बढ़िया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आगे इंटरव्यूज के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी। ये सभी ऑपरेटर्स जो हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं, इन सब की कंसाइज समरी आपको गिटहब में भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है। अब कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं, क्लियर होंगे। और अगर आप पाइथन सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये अभी सिर्फ शुरुआत है। मैंने पाइथन का एक 7.5 घंटे का बिगिनर फ्रेंडली कोर्स हिंदी में यूट्यूब पर लॉन्च किया है एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। उसका लिंक मैंने इस वीडियो में भी शेयर किया है, आप उसे यूज कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो।